चलिए हम लोग बेटा पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ाया था जरा मुझे ये बता दो प्लीज। अच्छा, रिंग के एक्सिस पर पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था। लिखिएगा बेटा, सब लोग लिखिएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू hollow sphere gravitation field and potential का एक साथ gravitation field and बेटा प्लीज बातें नहीं, potential due to hollow sphere या spherical cell भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेविटेशन फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल समझ लीजिए आराम से। देखिए यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मेरी बात सुनिए। यहां पर कहानी ये है कि अगर ये हॉलो स्फीयर है बेटा, अंदर से खोखला है ना, जैसे हम देखते हैं गेंद है जो कि अंदर से हवा भरी, उसके अंदर फुटबॉल जैसे है, अंदर से हवा भरी होती है, अंदर कोई मास नहीं है, मास केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है। अब ध्यान से सुनिए, हमसे ये कहा जाएगा कि m मास का ये स्फीयर है और रेडियस इसकी r है, और हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट यहाँ पर फील्ड बताइए, एट आउटसाइड पॉइंट यहाँ पर फील्ड एंड पोटेंशियल बताइए। तो देखिए बच्चों, आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट पी है जो कि स्फीयर के बाहर है ना, मान लीजिए सेंटर से इसका डिस्टेंस स्मॉल r, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r। तो हम यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इधर ग्रेविटेशन फील्ड। देखिए बेटा, ग्रेविटेशन फील्ड जो होता है, आराम से सुनिएगा, जानते बेटा इसको बनाने के समय हम जो है गॉस थ्योरम लगा रहे हैं, ठीक है। या अभी छोड़िए, आप ऐसे समझिए कि पूरा मास सोच लीजिए सेंटर पर है, सेल थ्योरम लगा रहे हैं, ऐसा समझिए। सेल थ्योरम में क्या बताया था, पूरा मास का मान है स्फीयर केस है सेंटर पर, तो सेंटर पर m मास है, यहाँ पर सेंटर पर m मास है, तो E बराबर होगा gm/r²। आप ये सोच के चलिए कि हमने सेंटर पर m मास सपोज कर लिया है, और m मास पॉइंट मास से r डिस्टेंस में फील्ड का फॉर्मूला E बराबर होता है gm/r²। फिर देखिए ये आउटसाइड पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड है, अगर मुझे आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल कहता है कि आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए, तो सिमिलरली पूरा मास सेंटर पे मान लीजिए m, और पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है -gm/r। तो ये हो गया, यानी कि आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो हर वक्त हमें याद होना चाहिए, gm/r² फील्ड होगा, और आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल होगा -gm/r। यहाँ पर बेटा अगर हमसे कहता है एट द सरफेस पर फील्ड एंड पोटेंशियल बताइए, है ना, एट द सरफेस पर फील्ड एंड पोटेंशियल, तो देखिए यही पॉइंट जब सरफेस पर आ जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू कितने के बराबर होगा, कैपिटल R के। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ पर सरफेस पर जो फील्ड होगा gm/R²। स्मॉल r की जगह कैपिटल R बोलना है, और सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा -gm/R। तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो -gm/R। तो ये फॉर्मूला जो है हमें याद रखना पड़ेगा आउटसाइड पॉइंट पर और सरफेस पर। अभी इनसाइड पॉइंट की बात करते हैं, यहां तक लिखिए, जल्दी लिखिएगा प्लीज। शांत छोड़ दो।
प्लीज। होता है गुस्सा, तो गुस्सा है। आज के भी नहीं आया। हो गया बेटा, मिटा दे। देखिए देखिए, तो यहां पर बेटा हम लोगों ने एट आउटसाइड पॉइंट और एट द सरफेस ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, मिटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है। आराम से, क्या हुआ? आराम से, आराम से। अरे 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 तुम आराम से, आराम से, कंट्रोल कंट्रोल, ठीक है। देखना 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 देखना। संभालना, गाड़ी संभालो, हमारा फ्रेंड है, बहुत दूर से ऐसे नहीं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा उसको। खैर देखिएगा बेटा ध्यान से प्लीज, मैं बोलूं? हाँ जरा सुनिए। यहां पर बेटा अब हमें कहा जाएगा कि इनसाइड पॉइंट पे एट इनसाइड पॉइंट यहां पर इनसाइड पॉइंट पे फील्ड एंड पोटेंशियल। प्लीज सुनिए, मेरी बातों को सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। इनसाइड पॉइंट पे फील्ड एंड पोटेंशियल, तो देखिए इनसाइड पॉइंट पे फील्ड एंड पोटेंशियल। अब जैसे अंदर की पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल हमें सॉल्व करना है, तो बेसिक सी बात ये बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए जो हम लोग कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखते हैं वो कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं जिसे हम बोलते हैं गॉस थ्योरम। हम लोग गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। गॉस थ्योरम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा गॉस थ्योरम। देखिए ध्यान से, तो गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। गॉस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर कोई भी मास इनक्लोज्ड है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा मास हो सकता है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होता है मतलब ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, हम पढ़ते थे ना, है ना, छोटा सा एरिया मान लीजिए, एक ग्रेविटेशन फील्ड ई वेक्टर है ना, या एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर और ग्रेविटेशनल फील्ड इधर की तरफ है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होता था उसे बोलते थे फ्लक्स। इंटीग्रेशन का मतलब पूरे एरिया से फ्लक्स, ठीक है ना, और सर्कल का मतलब कि क्लोज सरफेस है which is equal to enclosed charge upon epsilon naught, पढ़ते थे वहां पे, है ना, पढ़ेंगे हम लोग, तो enclosed charge upon epsilon naught ऐसे करके पढ़ते थे। तो यहाँ तो enclosed नहीं है, चार्ज नहीं, यहाँ कौन है, मास, तो enclosed मास हो गया, enclosed मास m है। अब epsilon naught नहीं लिखेंगे, एक्चुअली क्या होता है 1/4 पाई epsilon naught जैसे रोल प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ g रोल प्ले करता है, तो 1/epsilon naught की वैल्यू 4 पाई g हो जाएगा। यहाँ पर epsilon naught न लिख करके हम लिखते हैं 4 पाई g m। इस तरह से हम ये करते हैं। दिस इज द गॉस थ्योरम इन ग्रेविटेशन। तो बेटा यहाँ पर ग्रेविटेशन में अगर कभी भी जरूरत पड़ जाए, कहीं एक आध क्वेश्चन टकरा जाए कि आपको गॉस थ्योरम से सवाल बनाना है, तो दिस इज द गॉस थ्योरम इन ग्रेविटेशन। E वेक्टर डॉट ds वेक्टर का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई g m। m जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज मास है। अगर कोई मास बाहर है तो यहाँ पर क्या m प्लस m डैश है, तो नहीं, जितना मास केवल सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है वही यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या होता है, इस पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड सॉल्व करना है तो बेसिकली क्या होता है, गॉस थ्योरम से हम लोग कंसेप्चुअली सोचते हैं कि ऐसे करके हम एक गॉसियन सरफेस जो कि एक स्फीयर है, मैंने ऐसे मान लिया, r रेडियस का मैंने एक स्फीयर मान लिया, क्योंकि यहाँ पर बेटा अंदर से खोखला, इसमें कोई इंक्लोज्ड मास नहीं है, एकदम खाली है, तो मैंने गॉसियन सरफेस इसको माना। दिस इज द क्लोज सरफेस, स्फेरिकल शेप का है, जिसका रेडियस सर्कल देखने में लग रहा है, लेकिन है क्या ये स्फीयर। अब अंदर कोई इंक्लोज मास नहीं है, तो चूंकि मास यहाँ पे जीरो है, इंक्लोज मास इसमें क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे 4 पाई g इंटू जीरो, ये पूरा जीरो, और एरिया जीरो हो नहीं सकता, तो फील्ड जीरो है।
इसलिए हम बोलते हैं। तो आपको अभी याद रखना है कि हॉलो स्फीयर अगर रहेगा, अंदर के पॉइंट पर फील्ड पूछा जाएगा, तो इनसाइड पॉइंट पे फील्ड इज जीरो। इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। और ध्यान से सुनिए, इस टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे, सुनना। तो फील्ड एंड पोटेंशियल के रिलेशन में आपको बताऊंगा कि अगर बेटा कहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड है ही नहीं तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। फील्ड एस्टैब्लिशेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फील्ड हमेशा एस्टैब्लिश होता है हाई से लो की तरफ। अगर कहीं फील्ड है ही नहीं, फील्ड जीरो है, यानी एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होएगा। तो यहाँ पर दरअसल क्या होता है, फील्ड जीरो होने से पोटेंशियल हर जगह सेम हो जाता है। और ये पोटेंशियल जो होता है वो सरफेस के बराबर होता है। सरफेस का जितना पोटेंशियल, जैसे मैं बोलूं -2 वोल्ट, तो इस पॉइंट पर भी -2 वोल्ट, क्योंकि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंट हुआ तो फील्ड डेवलप हो जाएगा। एंड फील्ड बिल्कुल है ही नहीं, जैसे सरफेस के अंदर आते फील्ड गायब। इसका हर जगह पोटेंशियल सेम है, जितना सरफेस का वही अंदर के हर पॉइंट का। इसलिए बोलते हैं कि इनसाइड पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू -GM/R। सरफेस का पोटेंशियल होता है -GM/R। तो दिस इज द पोटेंशियल एट द इनसाइड पॉइंट। बोलो मेरी बात समझ में आई? यानी अब आपको याद रखना है इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो, ये याद रखना है। वो मैंने डेरिवेशन बताया, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, वो जो कंसेप्ट बताया बहुत यूजफुल नहीं है। इक्का दुक्का कहीं सवाल टकरा जाएगा, वो भी बहुत सारे बनाओगे तब मिलेगा। याद क्या रखना, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड जीरो, अंदर के किसी भी पॉइंट पे, सेंटर हो या ये पॉइंट हो या ये पॉइंट अंदर है, तो बोला पोटेंशियल जो होगा उस पॉइंट का वो सरफेस के इक्वल होगा, -GM/R। कैपिटल आर क्या बेटा? रेडियस। अब यहाँ पर हम लोग को, अच्छा ये लिखना होगा ना, लिख लो पहले आप। और 1/4πε0 को मैंने जी बोला था, लिख लो। इधर की जनता घूम रही है ना, सही है। आराम से, क्या हुआ? अरे आराम से, नहीं दिख रहा था किसको? अरे गार्गी की सहेली, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि। थोड़ा सा झुक जाओ ताकि भैया, अब तुम थोड़ा ऐसे करके, हाँ फोन से नहीं दिखता। ओ यार, ये मेरे, अगर मैंने इसे हटाया तो मैं हटा दिया जाऊंगा, ठीक है? इसलिए भाई खतरा है। बैठ, मिटा दिया जाए। मार सोप खा के, सोप खाने के बाद सोप खाते थे ना, ये याद है? बाहर से अपने पहुंचता हुआ सोप खा करके अपना आराम से मिश्री, सोप और मिश्री, आज सोप और मिश्री खाते हैं। बैठ जाओ, शांत, मिटा दे। अच्छा बेटा, इसी में एक मिनट सुनिए, हम लोग को E वर्सेस R ग्राफ खींचने को आता है। E वर्सेस R ग्राफ का ये हमें प्लॉट करना है, E वर्सेस R ग्राफ। प्लीज सुनिए, R इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एंड E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन लोग पढ़ के चल रही है, ये R है और ये E है। देखो बेटा मेरी बात सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, बताना। अच्छा R बराबर 0, बोलो सेंटर पर कि सरफेस पर? सेंटर पर। R 0 मतलब सेंटर पर, यानी सेंटर से डिस्टेंस देख रहे हैं, सेंटर पर।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा? 0। वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, सरफेस की तरफ चल रहे हैं, आर बढ़ता जा रहा है, फील्ड बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? 0। 0 का 0 ही रहेगा। जैसे ही स्मॉल आर रेडियस के बराबर होगा, यानी हम सरफेस पर आ गए, हम सरफेस पर आ गए, सरफेस पर फील्ड का वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ? Gm/R²। और उसके बाद बेटा सरफेस से जैसे हम आगे बाहर आ जाएंगे, जैसे से चलेंगे इंफिनिटी की तरफ, फील्ड डिक्रीज करेगा और R² के अनुसार डिक्रीज करेगा। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R², मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और इंफिनिटी पर जाकर फील्ड 0 हो जाएगा। तो E वर्सेस R ग्राफ कहेगा तो हमारे पास E वर्सेस R ग्राफ ये है। बोलो समझ में आ रहा है? आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर देखिए मुंडी ऊपर करके V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ, V वर्सेस R ग्राफ। सुनिए, तो V वर्सेस R ग्राफ में चूंकि पोटेंशियल नेगेटिव है तो हम इसे नेगेटिव साइड खींचेंगे। चलो बताओ बच्चों, पहले सुनो, R बराबर 0 पर बोलो कहां पर है? सरफेस पर, सेंटर पर। उसको तो मतलब ही नहीं है, जो बोलना बोल दो, हमें कोई मतलब नहीं। R बराबर 0 पर कहां पर है? सेंटर पर। बताइए सेंटर पोटेंशियल क्या होगा? -Gm अपॉन कौन सा R? कैपिटल R क्या है? रेडियस। तो यानी यहाँ पर -Gm अपॉन कैपिटल R। अब मैं यहाँ पर ये देखिए कैपिटल R रेडियस है, यहाँ से यहाँ बढ़ रहा हूँ, बताओ पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? कांस्टेंट। तो ये लाइन ऐसे चल रही, पोटेंशियल कांस्टेंट है। और जैसे ही हम सरफेस पर पहुंचेंगे, सरफेस तक तो -Gm/R। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बाहर आ जाएंगे, और बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? -Gm अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r मतलब आउटसाइड पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इसका ग्राफ इस तरह से होगा, इंफिनिटी पर जाकर के 0 हो जाएगा। अरे बोलो, ये ग्राफ हमें याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है, लिख लो। बातें नहीं, अरे छोड़ दो, क्या करोगे बात करके? क्या करोगे? सब रह जाती है बातें, यही है। रिजल्ट क्या तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट है। रिजल्ट आ जाएगा तो सब तुमसे बात करना चाहेंगे। मिटा दे, तुम्हारे सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, क्या किया तुमने, कैसे पढ़ाई करा। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। हटा दें थोड़ा जल्दी। देखिए देखिए, सॉलिड स्फीयर की वजह से फील्ड एंड पोटेंशियल। देखो प्यारे बच्चों, समझ रहे अमित जी, इसीलिए मैंने ना इकट्ठा एक साथ पढ़ाया। पता चला फील्ड में ये चीज बताता, फिर पोटेंशियल में एक चीज बताता, देखिए इकट्ठा एक साथ फील्ड एंड पोटेंशियल एक साथ पढ़ाएंगे मुंडी ऊपर करके। देखिए ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में क्या होगा? मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। सुनिए सुनिए, यहाँ पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है मास। जैसे कि आप कोई क्रिकेट का गेंद देखते हैं, ड्यूज बॉल बोलते हैं उसको, वो ड्यूज बॉल नहीं होता, बिल्कुल हैवी होता है, बिल्कुल। अरे फील हो रहा नहीं हो रहा है? हाँ, मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। अब यहाँ पर लेदर बॉल ये भी बोलते हैं, सेंटर से आर डिस्टेंस। अब बेटा अगर मुझसे कहता है एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है, एकदम ये फॉर्मूला याद कर जाओ अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, और नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो हर साल फिर यही होता रहेगा। देखिए आउटसाइड पॉइंट m मास है,
और सेंटर से आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस है r। क्या कंसेप्ट है? स्फीयर के केस में सेल थ्योरम लगाइए, मतलब मास कहाँ मान लीजिए, सेंटर पे। ये तब करेंगे जब बाहर का पॉइंट होगा, तब अंदर के पॉइंट के लिए नहीं करते हैं। इसमें आप कुछ चीजें भी सीख रहे हैं कि हम पूरा मास कंसंट्रेटेड सेंटर पे तब मानेंगे जब बाहर के पॉइंट की बात होती है। आराम से मुंडी पर करो। तो यहाँ पर Gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, एकदम वही फॉर्मूला है जो हॉलो स्फीयर में पढ़ा था। उसके बाद आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस Gm अपॉन r। रुकिए, क्या मैंने बोला? रुकिए, एट द सरफेस कहेगा, एट द सरफेस। बोलो, गेस करो क्या होगा? स्मॉल r की जगह क्या रखना होगा? कैपिटल R। तो सरफेस पर फील्ड का फॉर्मूला Gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, सही लिख रहा हूं ना? चलिए, और सरफेस पर पोटेंशियल का फार्मूला माइनस Gm अपॉन कैपिटल R। रुकिए, हाथ रुकिए, जहां भी रुक जाइए। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये जो फील्ड है इस पॉइंट पर, वो किधर की तरफ होगा, ऊपर या नीचे? अच्छा, टुवर्ड द मास, सेंटर की तरफ, बिल्कुल ऐसे, है ना? ये सब नहीं भूलना है, सब तो एक कॉमन सेंस जनरल नॉलेज वाली बातें हैं। अब यहाँ पर हमें एट इनसाइड पॉइंट बात करना है। एट इनसाइड पॉइंट, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एट इनसाइड पॉइंट, एट इनसाइड पॉइंट, अंदर के पॉइंट पर, क्या अब की बार अंदर के पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा? नहीं होगा। अंदर के पॉइंट पर फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि मास है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं क्या करिए, बहुत सिंपल तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे r रेडियस का एक स्फीयर बना लीजिए, ठीक है। अब बोलिए कि r रेडियस में जितना मास है, r रेडियस में जितना मास आएगा, स्मॉल r रेडियस में जितना मास आएगा, उसके लिए सेल थ्योरम लगा सकते हैं। जो बाहर है वो बाहर रह गया। P पॉइंट के इधर जो स्मॉल r रेडियस में मास है, उसके लिए आप इतने मास को सेंटर पे मान सकते हैं। इतना मास बाहर रह गया, उसके लिए काम नहीं करेंगे। उस मास की वजह से तो यहाँ पर फील्ड जीरो होगा। सुनिए ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया स्फेरिकल सेल, हॉलो स्फीयर, मास यहाँ है, बताइए बेटा, अंदर, ठीक जस्ट अंदर, इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा? अब मैं बोलूं ऐसे बन गया, और मास यहाँ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। अब बताइए इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा? फिर से जीरो, क्योंकि इस पॉइंट के इधर कितना मास है वो देखना होता है, ताकि हम सेल थ्योरम लगा सके। या गॉस थ्योरम से सोचे तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे, अंदर कोई मास नहीं है सर, फील्ड जीरो होगा, ठीक है ना। इससे बाहर क्या मास है, उसकी वजह से फील्ड यहाँ क्रिएट नहीं होगा। फील्ड क्रिएट होगा इस पॉइंट के अंदर कितना मास आ रहा है उसकी वजह से। कंसेप्ट फिर से बोल रहा हूं, इस पॉइंट पर इस मास की वजह से फील्ड नहीं क्रिएट होगा, ये आउटसाइड मास है, इसके से फील्ड यहाँ पर नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पर जो फील्ड क्रिएट होगा, इसके अंदर कितना मास है उसकी वजह से। लाइक वही यहाँ पर ये पॉइंट P है, तो ये वाला जो पोर्शन, इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर क्रिएट होगा नहीं। r रेडियस में जितना मास है उसकी वजह से फील्ड होगा। तो यहाँ पर r रेडियस में जो मास है वो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे सर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होता है 4/m/4/3 पाई r क्यूब होगा। सोचो 4/3 पाई, यूनिटी मेथड सोचो, 4/3 पाई r क्यूब में m मास, यूनिट वॉल्यूम में m/4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इतने वॉल्यूम में 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, स्फीयर का वॉल्यूम तो ये होता है, 4/3 पाई कैंसिल आउट। तो हमारे पास जो इनक्लोज मास है, जो अंदर जो मास है, वो आ गया m स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। मेरी बात समझ में आ रही है? अब सोचिए, इतना मास सोचिए सेंटर पर रख दिया, सोचिए, देखिए स्मॉल m मैंने इसका माना, स्मॉल m की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब सोचिए यहाँ पर फील्ड बताना है। ऐसा लगता है कि स्फीयर है, स्फीयर का मास स्मॉल m है, और ये पॉइंट इस स्फीयर के सरफेस पर है, जिसका डिस्टेंस r है रेडियस की तरह। तो E बराबर होता है Gm/r स्क्वायर, सरफेस पर होता है ना, Gm/r स्क्वायर। तो Gm की वैल्यू कैपिटल M r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इनटू स्मॉल r स्क्वायर, नीचे इससे घट जाएगा। तो इनसाइड पॉइंट पे जो फील्ड होगा Gm स्मॉल, देखिए स्मॉल r ऐसे। तो यानी कि इनसाइड पॉइंट पे फील्ड इज वेरी सिंपल, Gm अपॉन r क्यूब इनटू स्मॉल r। ठीक हो, संभालना।
जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला होता है, यहां तक लिखो पहले। आराम से संभाल कर लिखना बेटा, घबराना नहीं। रचित बहुत अच्छा बात कर लेता है, और केवी का भैया तो बस तुम पढ़ रहे थे पक्का, तू फंस जाएगा, तू फंस जाएगा अभी बोला तो। हाँ ओके वेरी गुड। जल्दी समझिए आराम से और लिखिए जल्दी से, आराम से आराम से। अब ठीक है, अच्छी होती है अमित जी, अच्छी होती है। पढ़ाई लिखाई चल रहा उसका, बंद कर दिया चला ना। क्या हुआ केवी? जल्दी लिखिएगा बच्चों, जल्दी। हटाएं आराम से भैया प्लीज शांति बना के रखो बेटा। आराम सोनी कितनी बेटा, अरे कहाँ लग गए? अच्छा लो, दोनों स्मॉल आर में कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा सोनी दीदी दूसरों के कंधे पर रख के तलवार चला रही है, बोलो तुम कंफ्यूज हो रही हो। अब ठीक है, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस। अरे मैंने क्या बोला था, दूसरे कंधे पर रख के तलवार चला रही है, तलवार नहीं चलती है। अरे यार तुम चलती है। अरे अच्छा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। दूसरे कंधे पर रख के तलवार चला रही है। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। ऐसा नहीं होता है बेटा। बेटा देखिए बेटा प्लीज ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए इधर इधर। अरे सुनो, बातें नहीं प्लीज प्लीज सुनिए। अब यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला आपने बिल्कुल रट्टा मारना बेटा। ये जितने फॉर्मूले बता रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, और नहीं तो भैया आना जाना लगा रहेगा भाई, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ नहीं तो कहीं और, कहीं नहीं तो कहीं और, है ना। प्रॉब्लम आपके अंदर है, आप उसका सोल्यूशन बाहर ढूंढेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ने की आपकी आदत नहीं है, क्लास में भी आप अटेंटिव नहीं है, तो फिर ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है। अब आप चाहे कहीं भी चले जाइए, बहुत इंटरटेनमेंट जहाँ होगा वहां भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें होगा कुछ नहीं। प्रॉब्लम आपके अंदर है, उसको सही करना पड़ेगा। इसे थोड़ा ध्यान दीजिए, सब फॉर्मूले याद करने होंगे, और जितना भी सिंसियर स्टूडेंट होगा उसने क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिया होगा, एकदम एक्सरसाइज लेवल 1 बनाना शुरू कर दिया होगा, इससे कि भैया आराम से मैं करूं। देखिए अब यहाँ इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। क्या है बेटा? जी कैपिटल एम का ना मास ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर क्यूब रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्मॉल आर का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। अच्छा देखिए इसी इनसाइड पॉइंट पे अगर मुझसे कहेगा पोटेंशियल, देखिए ये पॉइंट है, सेंटर से डिस्टेंस आर है,
अब उससे कहेगा पोटेंशियल बताइए। जो मैं लिखने जा रहा हूं हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, बीपी डाउन हो जाए, घबराइएगा नहीं। माइनस जी एम अपॉन आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने ऐसे याद सुनो, सब ठीक है बेटा? ऐसा तो नहीं जूतों में स्प्रिंग लग गया है, कभी कूद के यहाँ कभी कूद के उधर, ठीक है? संभालना। अब केवी की बीमारी केवी के भैया को लग गई, बढ़ नहीं पा रहा, यहाँ से वहां जा रहा बेचारा। बहुत दिक्कत हो रही होगी ना, यहाँ से दिखेगा नहीं, टेंशन न लो, अब कहीं और देखना पड़ेगा तुम्हें, देखना। फिर सुनिए, यहाँ पर बेटा मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा, ये बड़ा अजीब सा है, इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने ऐसे याद किया है, आप इस फॉर्मेट को ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस जी एम अपॉन 2 बाहर कर सकते हैं, आर स्क्वायर एलसीएम ले सकते हैं और ब्रैकेट में 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अगर आपको ये ठीक लगता है, जो आपको फॉर्मेट सही लगे, जो आपको याद कर सकते हैं याद करिए, क्योंकि ये जरूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। अगर मैंने इसको बता दिया कि ये कहां से आया तो आप छोड़ देंगे सब कुछ, आप सब कुछ छोड़ देंगे और मैं नहीं चाहता कि आप छोड़ दें। देखिए ध्यान दीजिए, सुनिए सुनिए, इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं ये याद रखता हूं, आपको आपके कोई पहले कभी पढ़ा हुआ तो इससे सोचा होगा कि हम तो ऐसे याद किए, ऐसे याद कर लो या ऐसे याद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनस जी एम अपॉन आर ब्रैकेट में 3/2 माइनस 1/2 स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखिए रुकिए, सेंटर पर, अच्छा बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं, गजब लिखते हैं। हाँ लाहौर वाला कुब्बर, हाँ मैं ये कह रहा हूँ बहुत अच्छा लिखते हैं आप, मैं मान चुका हूँ आप बहुत अच्छा लिखते हैं। थोड़ा रुक जाइए, अपने कलम को विराम दीजिए और पहले मेरी बातों को सुनिए ध्यान से। एट द सेंटर, मेरी मदद करिए, यहाँ पे सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बताइए सेंटर पर फील्ड कितना होगा, जल्दी बताइए। चलिए इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला ये है, स्मॉल आर 0 करेंगे तो 0 में ये मल्टीप्लाई होगा 0, तो फील्ड विल बी 0, सेंटर पे फील्ड 0। आइए सेंटर पे पोटेंशियल बताइए, चलिए यहाँ रखिए, स्मॉल आर 0, 0 बाई कैपिटल आर स्क्वायर 0, ये पूरा ही टर्म 0। क्या, अच्छा अगर आपको ध्यान हो, माइनस जी एम बाई आर क्या था, माइनस जी एम बाई आर सरफेस पर पोटेंशियल। अच्छा इसका जो सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस का पोटेंशियल, यानी सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है 3/2 टाइम्स ऑफ द सरफेस का पोटेंशियल। सरफेस का VS ठीक है ना, सरफेस का माइनस बुद्धि, माइनस जी बाई आर पूरा ही सरफेस का पोटेंशियल है। अरे माइनस जी बाई आर पूरा ही सरफेस का पोटेंशियल होता है ना, तो यानी सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा उसका 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स, 3/2 टाइम्स। अरे बोलो, संभालो बेटा संभालो, ये सत्य है, ये सत्य है, संभालो। जी जी, पोटेंशियल गॉसिप सरफेस से नहीं निकलता है, नहीं निकलता, अरे नहीं निकलता है, बोल रहा हूं सुनो, नहीं निकलता है। कौन बोला, कौन बोला? आराम, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr के फॉर्मूले से निकलता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं वो बताऊंगा तो आप शायद हजम ना कर सके, ठीक है? आराम से आराम से, बातचीत बंद कर दो यार, कितनी बार कंप्लेंट मिल चुकी है, इसी बातचीत कैसे कितना बड़ा फसाद और दंगा हो चुका है, तो कृपया शांत ही रहिए। और क्लास में एंट्री करने से पहले एक चीज अपना प्रिंसिपल बना लीजिए, पढ़ना है तो क्लास में अंदर जाएंगे, नहीं पढ़ना है इतना बढ़िया धूप में बाहर जाइए अपना,
ठीक है, कोई अगर ग्राउंड पे लौटता हुआ देखे, बोले क्यों लौट रहे हो, छत पे चले जाइए, वहां लौटिए एकदम आराम आराम से, ठीक है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्लीज क्या या मेस में बैठ लीजिए, बढ़िया अपना चाय बनवाइए वहां पे, ठीक है, अखबार पढ़िए, दांत खोदते हुए करते आने के बाद दांत खोदते हुए अपना अखबार पढ़िए प्यार से। अब फिर वहां पे किसान आंदोलन पे कुछ बोलिए, राय प्रकट करिए, ठीक है, मिटा दो बेटा, मिटाए, ए शांत, ए चलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए E वर्सेस R ग्राफ, E वर्सेस R ग्राफ इसमें, चलो एक साथ साथ, E वर्सेस R ग्राफ, E वर्सेस R ग्राफ में R एक्स एक्सिस पे, Y एक्सिस पे फील्ड का मैग्नीट्यूड, चलो बताओ, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, पढ़ने आए हो ना, ये पहले सोच लो, पढ़ने आए तो इधर ध्यान दो। R बराबर 0 पर, बोलो कहां पर है, सरफेस पर, सेंटर पे, सेंटर पे फील्ड कितना, 0, अच्छा 0। चलिए अब सेंटर से मैं सरफेस की तरफ जा रहा हूं, इनसाइड पॉइंट पे फील्ड का फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। इनसाइड पॉइंट पे G M कैपिटल R पीछे इनटू स्मॉल r, क्या R के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, स्ट्रेट लाइन होगा, और ये सरफेस तक फील्ड बढ़ता ही चला जाएगा, जैसे ही कैपिटल R के बराबर होगा, यहाँ पे जो फील्ड है वो मैक्सिमम होगा, GM/r², और उसके बाद आउटसाइड पॉइंट पे तो GM/r² था ही, यहाँ पर E डायरेक्ट प्रोपोर्शन में स्मॉल r के, और यहाँ E r² की इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। बताइए पूरे स्फीयर की से कहां पर फील्ड मैक्सिमम होता है, सेंटर पर या इंफिनिटी पर, सरफेस पर, सेंटर पर इंफिनिटी तो फील्ड 0 होता है, सरफेस पर फील्ड जो है वो मैक्सिमम होता है, ठीक। फिर देखिए V वर्सेस R ग्राफ, E वर्सेस R ग्राफ, अब ध्यान दीजिए V वर्सेस R ग्राफ, जिसमें बेटा V नेगेटिव में होगा, इसीलिए मैं नेगेटिव साइड में V माइनस में नीचे की तरफ खींचूंगा। अब बताइए, चलिए सेंटर पर पोटेंशियल, सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, देखिए सृजन बताइए, सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा सृजन, इधर देखकर, एक मिनट पूरा बोले तो, हाँ सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम्स होता है, यानी यहाँ -3/2 GM/r, सरफेस का पोटेंशियल -GM/r, इस तरह का ग्राफ होता है। बताइए सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, जल्दी बताइए, -GM/r, बड़े मान दारी से, और उसके बाद ऐसे, ये ग्राफ याद कर जाओ, ये ग्राफ याद कर जाओ, रायता नहीं फैलेगा। आराम से आराम, क्या फिर से बोलो, अगर पूछा जाए पोटेंशियल कहाँ मिनिमम होगा, जल्दी बताओ। सेंटर पर पोटेंशियल विल बी मिनिमम, मैक्सिमम कहाँ होगा, इंफिनिटी पर, बैल बुद्धि, इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0, इधर जाने पर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 0, इंफिनिटी पर 0, सबसे कम पोटेंशियल सेंटर पर है, माइनस में ना, इसीलिए। वेरी गुड, मिटा दे, आराम आराम, सब व्यर्थ है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बोलो बेटा, लिखिए, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड, फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड, पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। प्लीज बच्चों ध्यान से सीख लो, काम की बात कर रहा हूं, ईमानदारी से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से इधर देखिए। कुछ ऐसी बातें हम बताएंगे जिससे न्यूमेरिकल बनाने में हेल्प मिलता है, मदद मिलेगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, नीट को क्रैक करना चाहते हैं, तो ध्यान से बात समझिए, काम आएगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। कंसेप्ट है, सीखिए। कंसेप्ट ये बेटा, सबसे पहला कंसेप्ट इसमें, किसी मास के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये बहुत क्लियर है। किसी मास के चारों ओर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, फील्ड लॉन्ग रेंज फील्ड होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब इंफिनिटी तक ये फील्ड का इफेक्ट होता है। यहां पर बेटा अगर फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सुनिएगा, यहां पर जो फील्ड है किसकी वजह से, कैपिटल एन की वजह से। यहां पर जो फील्ड है किसकी वजह से, कैपिटल एन की वजह से। क्या फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पर फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल भी डिफाइन होता है? तो यस, फील्ड से हमें क्या पता चलता, फोर्स, और पोटेंशियल से हमें पता चलता एनर्जी, है ना। तो यहां पर देयर इज सम पोटेंशियल आल्सो, यहां पर भी देयर इज सम पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके द्वारा डेवलप हो रहा है, कैपिटल एन के द्वारा। किसने पोटेंशियल डेवलप करा, कैपिटल एन ने यहां पर पोटेंशियल डेवलप करा, बी ने यहां पर पोटेंशियल डेवलप करा। अब हमारे से सवाल कहेगा कि किसी स्मॉल एन मास को, लाइक टेस्ट मास, ए से बी तक उठाकर ले गए, तो ए से बी तक उठाकर ले गए, तो अगर क्वेश्चन कहेगा व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बिल्कुल आराम से सुनिएगा बेटा, बताइए स्मॉल एम को यहां से यहां तक ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना काम करना पड़ेगा, और स्लोली लेके गया है। हम यहां बोलेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यू फाइनल माइनस यू। अच्छा फाइनली कहां पर है, ए पर या बी पर, बी पर आ गए, फाइनली तो बी पर आ गए ना। और u बराबर m इंटू वी कल पढ़ाया था, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है जिस मास की बात कर रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं वो मास है, उस पॉइंट पर जो रखा मास इंटू पोटेंशियल, ऐसा कुछ कराया था। तो क्या मैं यहाँ पर m इंटू वी फाइनल माइनस m इंटू वी इनिशियल लिख सकता हूँ। इसीलिए बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अब आप सीधा सीधा करिएगा क्या, m इंटू डेल्टा वी करेंगे, मतलब कौन सा मास, जिस मास को ले जा रहे हैं वो मास लिखिएगा, और इनटू डेल्टा वी करिएगा। डेल्टा वी का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। यानी कि जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में कभी पढ़ा होगा आपने, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, लाइक वैसे ही वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू एम डेल्टा वी, एम इनटू डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एम कौन सा मास है, सोर्स मास, या जो मास लेके जा रहे हैं वो, जो मास लेके जा रहे थे। मजे की बात है, सुनिएगा ध्यान से, मजे की बात है यहाँ पर कि आप ए से बी तक कोई भी पाथ ले लीजिए, चाहे इस पाथ से ले जाइए, चाहे इस पाथ से ले जाइए, चाहे इस पाथ से ले जाइए, वर्क डन विल बी सेम। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, यानी 1 से 2 से 3 से कोई भी पाथ से ले जाइए, द वर्क डन विल बी सेम, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव का मतलब होता है जिसमें वर्क डन पाथ पर डिपेंड ना करे, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे। बोलो क्लियर, पहुंचो। जो लिखा वही लिखना, फाइनल चाहे जितना भी माइनस करो, इनिशियल चाहे जितना माइनस करो, लिखना फाइनल पहले है माइनस इनिशियल बाद। एकदम कंसेप्ट को पकड़ के चलो, आराम से बच्चों, हैव सम पेशेंस। मिटाया जाए,
देखिए, आइए सुनिए समझिए। इसी में बेटा देखिए ध्यान से सुनिए, कंसेप्ट बनेगा, क्वेश्चन आ गया, उसी समय याद आएगा कि हाँ बात तो हुई थी लेकिन याद ही नहीं रहा। ध्यान से सुनी गई बातें बहुत दिन तक याद रहती है और एक बार रिवाइज करने पे बहुत दिन तक मतलब एग्जाम तक काम बन जाएगा। ध्यान सुनिए। दूसरी बात, कभी कभी क्वेश्चन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जैसे पूछता है तो हमारी आदत में रहता है m डेल्टा v m v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्वेश्चन में एक जरा सा ट्विस्ट रहेगा, प्लस माइनस का खेल हो जाएगा। आपका आंसर प्लस में पता चला आंसर माइनस में। जैसे क्वेश्चन में कहता है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए से बी तक ले जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब यहां पर बेटा ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये निकाले थे तो इसका फार्मूला m डेल्टा v होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल। लेकिन यहां वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहां पर एक चीज ये समझिए कि हम यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हम वर्क एनर्जी थ्योरम से ही सोचते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम हमने पढ़ा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था। अच्छा बहुत कहां पढ़ा था? अच्छा वर्क एनर्जी पढ़ा था। अच्छा उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन। अच्छा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। अच्छा मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोलूं कि स्लोली लेके जाना है तो क्या यहां से यहां तक में स्लोली में काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो पकड़ के चलेंगे और दो फोर्सेस लगेंगे जब आप यहां से उठा के ले जाएंगे, एक तो आपका फोर्स, दूसरा ग्रेविटी का फोर्स। तो यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू जीरो। इसीलिए प्यारे बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी इज द माइनस ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है। इसीलिए यहां पर प्लस माइनस का बड़ा चक्कर पड़ जाता है। अगर याद रहेगा तो आप कर लेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी जब भी पूछे तो m into v इनिशियल माइनस v फाइनल करते हैं, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी m into v इनिशियल। देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये है, इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा तो v इनिशियल आगे आ जाएगा। तो m into v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो यही प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को ध्यान से आंख खोल के पढ़ना पड़ता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट m into v फाइनल माइनस v इनिशियल और वर्क डन बाय ग्रेविटी तो m into v इनिशियल। जैसे a पर है तो पहले a का पोटेंशियल आगे लिखेंगे माइनस ऑफ द b का पोटेंशियल। ये जरा सी बात है, प्लस माइनस का चक्कर पड़ता है, ऑप्शन गलत हो जाता है। बाद में उस सर रह गया, काश वास ये सब चलता है, उससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, हो गया तो हो गया, जो हो गया सो हो गया, उसको बदलना नहीं जा सकता। बंद कर लो मोबाइल, पढ़ लो कभी कभी। थोड़ा स्पीडली। आराम से बिठाया जाए। बेटा आराम से बेटा। ये किसके कंगा ने जो सुनिए, इधर सुनिए, इधर इधर। अरे देखो मैं कुछ बोल रहा हूँ, काम की बात करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर बेटा तीसरी बात ये है, देखिए एक जमाना था वर्क पावर एनर्जी का जमाना, उसमें से अगर मैं कोई बात करूं तो सर रहने दो, उसमें से कोई बात करूं तो सर रहने दो। अच्छा आपको याद होगा, मैं ये लाइन लिखूंगा और देखना कितने लोग बस फैलेगा रहता। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ द डी।
याद है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस के डी। कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क होता है वो माइनस ऑफ द डी यू। डी यू क्या है? यू फाइनल माइनस इनिशियल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। डी यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आगे माइनस लग जाता है। और याद करिए कंजर्वेटिव फोर्स से वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेट अस सपोज dr इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। याद है आपको F बराबर माइनस के du बाय dr। अरे याद है यहाँ पे कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल। अरे लगता है कि नहीं लगता है? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स m ही होता है? अगर किसी पॉइंट पर फील्ड मालूम है तो फील्ड का मतलब क्या होता है? यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स m मास पे m बराबर माइनस के du। अच्छा बताओ प्यारे बच्चों, देखो m डिवाइड में ले जाओ, जरा ध्यान देना, m डिवाइड में ले जा रहे हैं माइनस के du बाई m। अच्छा आपने एक बात सुना था, क्या पोटेंशियल एनर्जी m इंटू v होता है? बोलो ना, अगर मैं du कर दूं तो क्या ये m इंटू dv होएगा? अरे जल्दी बताओ ना। तो क्या du बाई m इज द पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो E बराबर हो जाएगा माइनस के dv बाई dr। रुक जाना dr, E बराबर माइनस के dv बाई dr। तो कहने का मतलब ये है कि फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन कोई बड़ा चीज नहीं है, आपने पहले भी कभी सुना होगा। E बराबर होता है माइनस के dv बाई dr। जैसे एक बराबर होता था माइनस के du बाई dr कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल G का रिलेशन, वही है दरअसल E बराबर माइनस के dv बाई dr। व्हाट इज the gravitational field? What is dv? तो क्या बोला? बॉटल दो पीछे है, कितना बॉटल पास किया गया और हम लोग सब लोग रुक रहे हैं। बॉटल पास करो, चलो बॉटल। हाँ क्या बात है, बगल में बॉटल भरा हुआ नहीं है, खाली पड़ गया? खाली है, भरा हुआ है, वो जो उठा। 15 मिनट की ब्रेक में तुम लोग जो है लिखो आराम से। लिखो लिखो आराम से। E इक्वल टू माइनस के dv बाई dr। प्यारे बच्चों घबराना नहीं, प्यारे बच्चों। अच्छा अगर मैं बोलूं कि किसी रीजन में फील्ड जीरो है, बोलो किसी रीजन में फील्ड जीरो है, अगर मैं बोलूं इफ E बराबर जीरो, बोलो क्या होगा? dv बराबर जीरो हो जाएगा, यानी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। याद करो हॉलो स्फीयर, क्या हॉलो स्फीयर के बाहर के पॉइंट पर फील्ड था लेकिन अंदर फील्ड जीरो था, और अंदर फील्ड जीरो था तो मैंने बोला का पोटेंशियल एवरीवेयर सेम। Where there is potential difference, there must be the gravitational field। अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो फील्ड होगा। चलो मेरी तरह बोलो जो मैंने बोला, Where there is field, there must be the potential difference। बोलो बोलो। और अगर फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी पोटेंशियल हर जगह सेम। ये जो बोल रहे हो इसको अंदर से सोचना भी समझना भी। हाइट रहता तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो करता है, हाइट मतलब हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, फ्लो मतलब फील्ड। अब अगर हाइट नहीं है तो फ्लो एक विग्रसली जो जिस तरह से फ्लो होता है वो नहीं मिलता है, तो हम बोलते हैं अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो फील्ड इज जीरो, पोटेंशियल सेम है हर जगह। अरे बोलो चलो लिखते हैं बेटा हेडलाइन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। घबराना नहीं, सब अच्छा होगा।
देखो प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके क्वेश्चन मिलते हैं। यहां के बाद सुनिए, पहले यहां से पहले तक जो भी पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ेंगे वो हम एक्चुअली में प्योर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता हुआ था मामला। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्योर, अब हम लोग को ग्रेविटेशन वाला कोर, जो जिसमें ज्यादा सवाल पूछते हैं, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्वेश्चन आते हैं, सैटेलाइट के क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्बिटल एनर्जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, फिर उसके एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन आते हैं, केपलर्स लॉ के क्वेश्चन आते हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा मेन पोर्शन शुरू हो रहा है। ये अगर नहीं आया तो ग्रेविटेशन फिर खत्म, फिर आपसे नहीं बनने वाला सवाल। तो यहाँ से स्कोरिंग पोर्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। जो अभी तक पढ़ा था उसके क्वेश्चन आपको कम मिलते हैं, लेकिन अब जो पढ़ा जा रहा है इससे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम बोलते हैं कि जैसे कोई प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये कोई प्लैनेट है, तो प्लैनेट के चारों ओर ग्रेविटी होता है, मास के चारों ओर ग्रेविटी है। यहां पर बेटा, अब यहां पर कोई मास हमने लिया, तो इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत क्लियर है कि द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई बॉडी में जितना एक्सेलरेशन आ जाए उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि ये कोई मास है, मैंने यहां छोड़ दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ये खींचेगा, और इस फोर्स की वजह से इसमें देयर इज सम एक्सेलरेशन, और जो एक्सेलरेशन ये गेन करेगा दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। आप न्यूटन्स लॉ सोचिए ना, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास। अब यहां पर देखिए, ये डेफिनेशन जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से मिलता जुलता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, यानी यहां पर g का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होगा। यानी अगर कहीं पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू मालूम है तो आप कहेंगे उतना ही होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी। आ रहा समझ में? अगर मैं बोलता हूं अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अगर मैं बोलूं अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन पर केजी या वोल्ट पर मीटर। यानी जहां पर g की वैल्यू जितनी मालूम है उतना ही फील्ड होता है, या जहां पर जितनी फील्ड की वैल्यू मालूम है उतना ही g होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से, अगर मेरे से कहा जाए कि एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पर एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के सरफेस पर g की वैल्यू, तो हम बोलते हैं प्लैनेट के सरफेस पर g की वैल्यू यानी ग्रेविटेशन फील्ड एट द सरफेस। एक स्फीयर प्लैनेट क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो स्फीयर के सरफेस पर जो फील्ड की वैल्यू है वही g की वैल्यू है। और हम जानते हैं कि फील्ड अभी पढ़ाया था, स्फीयर के सरफेस पर फॉर्मूला होता है gm/r²। इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस वी हैव gm/r², वेयर m इज द मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, मास ऑफ द स्फीयर, जिससे हम यहाँ प्लैनेट बोल रहे हैं, ये आपको मालूम है, कैपिटल R रेडियस है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लैनेट को हम लगभग मानते हैं यूनिफॉर्म, यानी इसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो मैं यहाँ पर मास बराबर हम लोग जानते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, 4/3πr³ वॉल्यूम हो गया और डेंसिटी रो हो गया। तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं g/r², और मास की वैल्यू आप क्या लिखेंगे 4/3πr³ रो, और यहाँ पर ये r² से कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी इज gs = 4/3πr⍴g। जैसे कभी कभी हमें सवाल आ जाएगा, दो प्लैनेट है, दोनों की डेंसिटी का रेशियो दे देगा, रेडियस का रेशियो दे देगा, तो आपको ये फॉर्मूला बहुत काम का आएगा। अब डेंसिटी का रेशियो दिया, आप ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर मास निकालना पड़ेगा अलग से। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी का अगर चर्चा रहेगा, प्लैनेट दो प्लैनेट है, डेंसिटी का रेशियो दे देगा, रेडियस का रेशियो दे देगा, बोलेगा उसके सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो बताइए, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई बात समझ में? देखो
इसके बाद 2 लेक्चर और लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। संडे को क्लास रहेगा एक्स्ट्रा वाला, इसमें भी मैं फ्लूट बहुत सारा इस बार मैं बहुत समय देता हूँ, इतना बदनाम मत करो। हटा दे दो, बोल के भी कराऊंगा, कल कराऊंगा। अभी थोड़ा ये सब करा दूं क्योंकि तुम ग्रेविटेशन क्वेश्चन उठा के बनाओगे तो यही सब मिलेगा ज्यादा, ये मिलेगा, एस्केप के क्वेश्चन मिलेंगे, सैटेलाइट की एनर्जी का क्वेश्चन मिलेगा, तो पहले ये सब तो पढ़ लो। केप्लर्स का मिलेगा, छोड़ दे कुमार सिंह, छोड़ दे के भी सब व्यर्थ है, देखना बिठा दो बेटा। देखिए देखिए बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग जी, एक वह फैक्टर जो जी को प्रभावित करते हैं, मुंडी ऊपर रख के मेरी बात सुनिए, शांत 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 बेटा, धैर्य, अरे धैर्य रखो और सुनो। वह फैक्टर देखिए सब जरूरी है, सब जरूरी है, इससे आप न्यूमेरिकल बनेगा। तो देखिए सबसे पहली बात शेप ऑफ द प्लैनेट। देखिए जैसे अपना अर्थ है, शेप ऑफ अर्थ कर देते हैं। अर्थ जो है वो पोल पर जो है वो थोड़ा सा चपटा है, ऐसे ही है ना, ऐसा बोला जाता है कि ये पोल पर जो है वो चपटा, ये रेडियस कम है और ये इक्वेटर है, ये रेडियस ज्यादा है, इसको बोलते हैं इक्वेटर, आराम से सुनिएगा, और इसको बोलते हैं पोल। तो देखिए बेटा यहाँ पर सरफेस पर जो जी का वैल्यू होता है वो हम बोलते हैं Gm/r², क्योंकि पोल की रेडियस कम है और इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है, 21 किलोमीटर का अंतर पड़ता है, ऐसा बोला गया है, मैंने मेजर नहीं करा, किताबों में पढ़ा है, ठीक है। तो Gp जो है वो ज्यादा होगा, पोल पर G ज्यादा होगा, यानी अगर किसी बॉडी का वेट आप पोल पर लेंगे तो ज्यादा मिलेगा, इक्वेटर पे लेंगे तो कम मिलेगा। वेट जो है पोल पर ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, क्योंकि G जो है पोल पर ज्यादा होता है, लिख लो। आराम से, अरे कंट्रोल डिकेस, आराम से। हरदीप हैप्पी बॉय, उसको बोलो तू हैप्पी है, मेरे को हैप्पी नहीं करा रहा है। बिठा दे बेटा। देखिए बेटा, ध्यान से हो भाई, देखिए फ्रॉम द सरफेस, हाइट फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से हाइट। देखिए सरफेस से हाइट की वजह से भी जी का वैल्यू चेंज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्लैनेट के सरफेस पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है। अच्छा याद करो, सॉलिड स्फीयर में फील्ड कहाँ मैक्सिमम होता था? सेंटर पे, बोला था ना, सरफेस पर। और जहाँ फील्ड मैक्सिमम वहां पर जी का वैल्यू भी। अब बाहर जा रहे हैं तो बताओ क्या होगा? फील्ड डिक्रीज होगा तो जी
की क्या हुआ, डिग्री जो होगी। तो आप जैसी सरफेस से हाइट पर जाएंगे, मान लीजिए h हाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पर जो g मिलेगा, अब g इफेक्टिव बोल देते हैं, यहाँ पर g कम मिलेगा, यहाँ gs है, तो यहाँ सरफेस पर g ज्यादा मिलेगा, h हाइट ऊपर जाओगे तो g कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर g पूछा जाएगा कितना होगा भाई, तो न्यू वैल्यू ऑफ g, तो बोलेंगे सर हम जानते हैं आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड का फार्मूला, ये सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड के बराबर ही तो होगा, और आउटसाइड पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला gm अपॉन सेंटर से डिस्टेंस r स्क्वायर। तो बताइए अगर मैं बोलूं कि ये रेडियस प्लैनेट का r है, तो क्या लिखेंगे, r प्लस h का होल स्क्वायर, सही लिख रहे हैं ना। अच्छा इसमें बेटा एक चीज ये समझिए, gm हम कैपिटल R बाहर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर आएगा 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर, और gm अपॉन r स्क्वायर इज द, अरे gm अपॉन r स्क्वायर इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, gs अपॉन 1 प्लस h बाई r का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर। यानी कि ऊपर जाने पर g की वैल्यू घटती है बड़ी ईमानदारी से, आराम से आराम से लिख लिया। बाहर होने वाले कुछ भी घटनाओं पे ध्यान न दें, उनको इस साल कोई एग्जाम नहीं देना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो बहुत ही फ्री है, बिल्कुल। दिल्ली पुलिस कल बताएगी, दिल्ली पुलिस कल सवाल बताएगी, ठीक है। 1 घंटा पढ़ेंगे और आधे घंटे पे सवाल करेंगे, डोंट वरी। जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं ताकि घर पे जाने के बाद आप ग्रेजुएशन क्वेश्चन बना सके। ऐसा मैं सोचता हूँ कि घर पे जाने के बाद आप सवाल बनाते हैं, ऐसा मैं इमेजिन कर लेता हूँ, लेट अस सपोज हो जाए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हो गया। ध्यान दो बच्चों, अगर ये हाइट बहुत छोटा है r के रिस्पेक्ट में, जैसे प्लेनेट की रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत थोड़ी सी हाइट ऊपर गए, अर्थ की रेडियस कितनी होती है 6400 किलोमीटर। सुन लो अंजलि, r की रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। अब बोलेगा 10 किलोमीटर ऊपर गए, है ना, 50 किलोमीटर ऊपर गए, तो उसके लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, उस केस में थोड़ा सा बाइनोमियल वाला मेथड लगाते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे ऊपर लेके आता हूं तो पावर में -2 हो जाएगा, और बोला गया है अगर ये हाइट बहुत छोटा बेटा, तो ये बहुत छोटी है तो पावर सीधा आगे मल्टीप्लाई होता है, ऐसा बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ऐसे को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें पावर -2 ये h/r जो छोटा वाला क्वांटिटी उसके साथ मल्टीप्लाई आ जाता है। ये कुछ लोगों के लिए समझ शायद आसान है, कुछ लोग आसानी से समझ रहे होंगे, बाकी के लिए जादू से कुछ और नहीं है, ये बड़ा गजब है। अब g इफेक्टिव का फॉर्मूला लगेगा gs ब्रैकेट में 1 - 2h/r। फॉर्मूला रट जाओ, मैं सही बता रहा हूं। अभी हाइट पढ़ा, अब डेप्थ पढ़ेंगे, यानी सरफेस से अब सेंटर की तरफ थोड़ा सा अंदर चले जाएंगे। मिटा दे बच्चों, फॉर्मूला याद रखोगे, यकीन मानो बहुत स्कोरिंग चल रहा है, सब समझ गए ना, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे ठीक से अगर पढ़ लिए तो। मिटा देगा, देखिए देखो यहां पर बेटा ये
प्लैनेट है, प्लैनेट से सरफेस से एच डेप्थ नीचे गए, ये प्लैनेट का सेंटर है। सुनिए ध्यान से, अगर मुझसे कहेगा जी बताइए तो देखिए क्या करेंगे। देखिए यहां पर फील्ड देखेंगे, जितना ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वही जी की वैल्यू होगी। बताइए यहां पे फील्ड का फार्मूला जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। सेंटर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा सेंटर से, r माइनस एच, आर में से घटाएंगे सेंटर से डिस्टेंस r माइनस एच। अपन लोग एक काम करते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर रखते हैं और एक आर अंदर ले जाते हैं, आर बाई आर 1 माइनस एच बाई आर, ऐसा कर सकते हैं। और जी एम बाई आर स्क्वायर क्या होता है, सरफेस पर, प्लैनेट की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 माइनस एच बाई आर। सिंपल कहानी है, जी इफेक्टिव। आराम से मिटाया जाए। देखो देखो देखो, फोर्थ पॉइंट यहां पर देखो बेटा, ड्यू टू रोटेशन ऑफ, जैसे अर्थ है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ कर लेते हैं। देखो प्लीज देखो क्या होता है, अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है ना, रोटेट कर रही है, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट। यहां पर ये सवाल आता है, ध्यान से सुनिए, ये जो है अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, ये सेंटर है, इसके बाद ऐसे रोटेट कर रही है। देखो बेटा, ये इक्वेटर कहलाता है, ये वाला जो होता है इक्वेटर होता है, और ये पोल कहलाता है। अब क्या होता है, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, अभी हम मान के चलते स्फेयर है, रेडियस और ये इक्वल है, तो हम बोलेंगे यहाँ 9.8, यहाँ भी 9.8, यहाँ भी 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जब रोटेशन होता है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो किसी भी पॉइंट पर बेटा जी की वैल्यू 9.8 से कम या ज्यादा हो जाता है, ठीक है, हर जगह कम ही होता है। और पोल पर जाने पर जी का वैल्यू सेम रहता है, रोटेशन का असर पोल पर नहीं होता है, और रोटेशन का सबसे ज्यादा असर होता है इक्वेटर पे। अब रुकिए, अब जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, यहां पर जी का वैल्यू, अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रहा तो 9.8 होगा, लेकिन रोटेशन जैसे जी चेंज हो जाता है, हमसे पूछा जाएगा जी का वैल्यू यहां पर कितना होगा, जिसे हम बोलते हैं एपरेंट जी या इफेक्टिव जी, एपरेंट वैल्यू ऑफ जी। एपरेंट मतलब आभास, ऐसा लगेगा जी का वैल्यू कम हो गया, ऐसा फील होगा, या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द जी, ऐसा लिख के आएगा बेटा क्वेश्चन, ठीक से ध्यान से सुनना, ठीक है ना, गड़बड़ मत करना। तो जी इफेक्टिव, तो यहां पर डेरिवेशन कराएंगे तो रायता फैल जाएगा, डेरिवेशन कराएंगे तो रायता फैल जाएगा। तो हम यहां पर सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वेटर के साथ यहां पर एंगल लैम्डा बना रहा है, ये इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर वाली लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, अगर थीटा देगा तो मानने से इनकार कर दोगे क्या, ठीक है, एंगल है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करो, थीटा से रिप्रेजेंट करो, क्या दिक्कत है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड, क्या बोलते हैं, लैम्डा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। आराम से सुनना, एक मिनट बेटा, तो अगर आपसे अक्सर यही बोलता है इक्वेटर के साथ एंगल दे देगा, इक्वेटर के साथ एंगल दे देगा। अब बोलेंगे यहाँ पर जी इफेक्टिव, तो फॉर्मूला होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है। सच में बोल रहा हूं, अगर इसका डेरिवेशन कराऊंगा तो आप भाग खड़े होंगे यहाँ से,
एकदम जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देखिए ये सब फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ना, जितने भी स्टूडेंट सिलेक्ट हुए कभी बात करिएगा, सब बेसिक पॉइंट्स उनको याद रहते थे और स्पेशली बैठ के वो दिन रात रट्टा नहीं मारते थे, क्वेश्चन बनाते थे, बनाते बनाते याद हो जाता उनको। एक बार हट के फॉर्मूला देखे, दूसरी बार सवाल मिला, याद हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के ये है कि प्रैक्टिस से ही फॉर्मूले सारे याद होंगे, और प्रैक्टिस आप घर पे करते नहीं है, सवाल तो बनाते नहीं होंगे। सुनिए मैं इधर हूं और मैं बोलना चाहता हूं, पहले आप लोग लिख लो। तो जब आप लिख रहे हो घबराना नहीं बेटा, समय पर ही मैं छोड़ूंगा, उससे पहले मेरे ऊपर उम्मीद की नजरों से मत देखा करो कि अब ये बोलेंगे कि बाकी बातें कल, या भी नहीं बोल रहा हूं, अभी टाइम है, पढ़ते चले जाओ। हो गया? हरदीप गाना गा रहा है क्या? कौन सा गाना गा रहा था? ओ अच्छा, बाकी बातें, ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये गाना तो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस बस हो गया, हो गया। देखिए अच्छा बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। चलिए बताइए, एट पोल लैम्डा की वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताओ। पोल यहाँ है, 90 डिग्री हो जाएगा, तो जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगा? cos 90 0, जी के बराबर आएगा। यानी बताओ रोटेशन का कोई असर पोल पर पड़ता है? नहीं। और एट इक्वेटर सबसे ज्यादा असर इक्वेटर पे ही पड़ता है, क्योंकि वहां लैम्डा 0 हो जाता है, और 0 ने पे cos 0 डिग्री, तो जी इफेक्टिव बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। शांत लिख पड़े बेटा। एक बार सवाल ये पूछा, यकीन मानो मुझे ईयर नहीं याद है, लेकिन ये सवाल है। एक बार ये सवाल पूछा, सवाल ये पूछा कि बताओ अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाए कि इक्वेटर पे वेटलेसनेस फील हो जाए। तो देखिए, अगर इक्वेटर पे वेटलेसनेस का मतलब होता है जी इफेक्टिव 0 हो जाए, तो अगर मैं यहाँ 0 कर दूं, तो सोच के देखो, 0 बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा बराबर कितना? अंडर रूट जी बाई आर। यानी इतनी एंगुलर वेलोसिटी से अगर अर्थ घूमेगी तो हमें इक्वेटर पे वेटलेसनेस महसूस होगा। मुझे मस्ती है ना? हाँ भाई, मुंडी पर समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, बाकी बातें करते हैं।